दिवसीय चीन के दौरे के बाद आखिरकार ट्रंप जो है वॉशिंगटन की धरती पर लौट गए हैं। ऐसे में कई लोगों के दिल में और पूरी दुनिया के दिलों में कई सवाल हैं। क्या अब ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो सुलझने वाली है या फिर कुछ नया पैंतरा जो है जिनपिंग ने ट्रंप के मन में डाल दिया है? काफी कुछ सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जो हैं आज हमारे सहयोगी देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना सुखीजा और मेरी सहयोगी हैं प्रिया सिंह, इशिका त्यागी और अभिषेक तिवारी। तो सबसे पहले मैं इशिका आपसे जानना चाहूंगी कि वॉशिंगटन में अब ट्रंप जो है वो लौट चुके हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच अब जंग सुलझने वाली है? देखिए भावना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान तो बहुत बड़े बड़े दिए हैं चीन में जाके। चीन जाने से पहले भी ट्रंप कह रहे थे कि ईरान पर बात नहीं होगी, लेकिन चीन के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने 3 शर्तें रख दी और वो शर्तें क्या थी वो आपको बताते हैं। तो रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीन के सामने शर्तें रखी उसमें था कि हम हॉर्मूज को साथ मिलकर खुलवाएंगे, यानी अमेरिका और चीन हॉर्मूज को साथ मिलकर खुलवाएगा। दूसरी शर्त ये थी कि चीन जो है, आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा तेल जो है वो ईरान से मंगवाता है, यानी मिडिल ईस्ट से सबसे ज्यादा तेल आता है। तो अब ऐसे में अमेरिका ने यह शर्त रखी कि आप चीनी तेल पर मत निर्भर रहो, आप अमेरिका से तेल खरीदो। और दूसरी चीज ये थी कि जो ईरान टोल टैक्स लेने की कोशिश कर रहा है हॉर्मूज में, जितने भी व्यापारिक जहाज जा रहे हैं उसको जो है आप बंद करा दो। तो ये 3 शर्तें जो थी वो चीन के सामने अमेरिका ने रख दी। हालांकि चीन जो है यहाँ पर अपना स्वार्थ देखते हुए उसने कुछ चीजों पर फोकस किया। ईरान की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही ये चीज बोल दी थी कि अब जो चाइना है वो ईरान को हथियार नहीं देगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि पर्दे के पीछे से ईरान की सबसे बड़ी ताकत जो है वो चीन है। और अब्बास अराक्ची ने भी ये साफ कहा था जब डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच गए थे और बीजिंग में उनका स्वागत हुआ, तो अब्बास अराक्ची ने ये चीज़ साफ कही थी कि जिनपिंग जो है ना वो बहुत ही समझदार है, वो हमारे बहुत ही समझदार दोस्त है और वो बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को लेना है, किस तरीके से क्या करना है। तो देखो, चीन और अमेरिका दोनों ने अपनी अपने स्वार्थ को देखते हुए चीज़ें को है जो वो साथ दिया है। देखिए इशिका, इसमें मैं अभिषेक प्रिया, देखिए मैं इसमें एग्री करूंगी कि देखिए ईरान से कुछ शर्तें तो रखी गई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसमें डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि जो जिनपिंग ने गिफ्ट दिए ट्रंप को और ट्रंप ने उसको कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। तो ये दोस्ती किस प्रकार की है? मेरे को इसी के क्वेश्चंस जो है दिमाग में उठ रहे हैं। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ना दोस्ती भी है और साथ ही साथ दुश्मनी भी होती है। ट्रंप हमेशा से, अमेरिका हमेशा से ये कहता आया है कि जो चाइना है वो साइबर उसके थ्रू उसकी जासूसी कराता है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है। और हमेशा से अमेरिका को ये रहा है कि जो चाइना है वो अपने सामानों में इस तरीके की चिप्स लगाता है, क्योंकि अमेरिका भी कहीं ना कहीं ये मानता है कि चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है अमेरिका से। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात खुद बीजिंग पहुंचकर कही है कि अगर अमेरिका सुपर पावर है तो अब चीन भी सुपर पावर है। और G2 का मुद्दा भी वही है, यानी ग्लोबल 2 का जो ये मुद्दा है कि जो दोनों देश है वो अपने आप को सुपर पावर बता रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिकी जो एजेंसीज है वो चीन से जो भी सामान आ रहा है या जो भी चीजें हो रही है उनमें उनको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि भैया ये हमारी जासूसी करा रहे हैं, चिप्स लगा रहे हों या फिर कुछ ऐसे डिवाइस लगा रहे हों। तो इसीलिए वो जो तस्वीरें सामने आई, जो रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि जो भी चीनियों ने गिफ्ट अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जो भी ट्रंप के साथ आया था उसको, जो विमान जिससे ट्रंप पहुंचे थे और जिससे सारे लोग उस वहां पर आए थे, उस विमान में जो है उन गिफ्ट्स को, वो जो चाइना की तरफ से गिफ्ट्स दिए गए थे, मोमेंटो दिए गए थे, उसमें वो लोग नहीं लेके गए, क्योंकि यहाँ पर जासूसी का सबसे बड़ा खतरा हमेशा से अमेरिका ये कहता रहा है कि चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू काफ़ी ज़्यादा जासूसी करता है। और अब एक चीज़ देखें तो चाइना ने जो टैरिफ लगाया था अभी पिछले साल, जो टैरिफ लगाया था चीनी सामानों पर, वो यही देखते हुए लगाया था क्योंकि चाइना समझ रहा था कि वो अमेरिका समझ रहा था कि जो चाइना है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। हालांकि चीन ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ उस पर लगाया अमेरिका पर, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में जो है अमेरिका को ये पता चल चुका है कि चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल रहा है। चाइना अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए तरह तरह की चीज़ें कर रहा है, जहां पर अमेरिका कहीं ना कहीं पीछे है। हालांकि अमेरिका सुपर पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि हम सुपर पावर है, तमाम सारी चीज़ें हैं। चीन को जाकर भी बोल दिया कि चीन और हम यानी अमेरिका और चीन सेम दर्जे पर है। तो यानी बहुत सारी चीज़ें, और ये कचरे के डब्बे वाली बात यहाँ पर ये दिखाती है कि अमेरिका कितना इनसिक्योर है चीन को लेके, चीन के सामानों को लेके। अभिषेक से मैं पूछना चाहूँगी, अभिषेक क्या लगता है आपको इस बारे में?
देखिए मैं अपनी लाइन शुरू करूंगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सबसे बड़ी लाइन, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यानी विदेश नीति में कोई परमानेंट ना फ्रेंड होता है ना एनिमी होता है, यही चाइना। अब देखिए कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले अमेरिका चाइना पर 150% टैरिफ लगा रहा था, 145 टैरिफ वॉर चल रहा था। एक तरफ कि जो मिलनर थे वो नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब देखिए यही डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाते हैं और कई सारे डील्स कहते हैं। यानी अभी वर्तमान में बात करें तो अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन चाइना ने जो सबसे बड़ी बात की, यानी सी जिनपिंग, उन्होंने एक बात कही थुसीडीडिस ट्रैप के बारे में। यानी जब कोई भी सुपर पावर होता है वो डिक्लाइन के मोड पे जाता है, तो वो चाहता है कि हम दूसरे देश से वार न करें। यानी थुसीडाइस जो थे 2400 पहले एक पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने बात कही थी जब कोई भी नया देश यानी नया पॉलिटिकल पावर जो बढ़ता है वो दूसरे देश से युद्ध करके उभरता है। यानी चाइना और अमेरिका का जो युद्ध होगा तब जाके चाइना सुपर पावर बनेगा। लेकिन वो चीज़ खुद सी जिनपिंग ने कहा, तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये पूरी मीडिया में फैली, तमाम रिपोर्ट्स बनी, खबरें बनी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र हो वो बहुत आसानी तरीके से हो। लेकिन अभिषेक, इसमें मैं आपको टोकना चाहूंगी कि आपने बोला कि सुपर पावर वो तब बनेगा जब वो उसके लेवल पर आएगा, अमेरिका के लेवल पर आएगा। लेकिन ट्रंप खुद ही G2 की बात कर रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ 2 बन रहा है। जी बिल्कुल, और ये जो G2 है ये खासकर साउथ एशियन पैसिफिक पे बहुत ज़्यादा गहराता है, क्योंकि एक तरफ देखें तो चाइना के आसपास जो देश हैं, चाहे ताइवान हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे हमारा देश इंडिया हो, यहाँ पे G2 का मतलब है उनका कहना है कि हम यूरोप वगैरह हम देखेंगे, और जो एशिया का है भाई प्रशांत महासागर है, वहाँ से हम आप देखिए आप कंट्रोल कीजिए, हाँ दबदबा बनाएंगे। लेकिन ये जो फैक्ट है, ये अभी अमेरिका जो ट्रंप है खासकर वो बहुत कोर रियलिज्म पे बात करते हैं, यथार्थवाद की बात करते हैं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ फायदा ही फायदा है। यानी एक तरफ जब बाइडन का दौर था तो भारत के से कितना अच्छा रिलेशन था, और भी देशों के साथ, जापान के साथ, कोरिया के साथ, यूरोप के साथ कैसा रिलेशन था। यानी एक भाई भाई कहते थे, यूरोप और अमेरिका भाई भाई। लेकिन आज देखिए, आज वही डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को अपना दुश्मन मानते हैं, वो नाटो से निकलने की बात करते हैं। यानी ट्रंप कोई लीडर नहीं है, नेता नहीं है, ट्रंप एक बिजनेसमैन है। वो अपनी जो नीति बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, अपने बिजनेसमैन अपने दिमाग से बनाते हैं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है। अगर आज उनको कुछ फायदा है तो कल दूसरे देश से भी हाथ मिला लेंगे, जैसे अभी आपने देख भी रही हैं। बिल्कुल ये बात अभिषेक ने बिल्कुल ठीक करी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा अपना प्रॉफिट देखते हैं। नेटो की बात अभिषेक ने करी। देखिए अभिषेक, डोनाल्ड ट्रंप ने जब हॉर्मुज नहीं खुल रहा था और नेटो ने साथ नहीं दिया था, क्योंकि जर्मन चांसलर ये कहकर चले गए थे कि आपने हमसे पूछकर ये युद्ध शुरू नहीं किया था, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया था कि नेटो की जरूरत नहीं है। और ये वही नेटो है जिसके दम पर पूरे यूरोप में डोनाल्ड ट्रंप राज करते हैं। रूस को इसी तरीके से जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद तमाम सारी चीजें। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें और आपने साउथ एशिया की बात करी, क्योंकि यहाँ पर क्वाड का मुद्दा भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, ये 4 देशों का जो ये क्वाड पे भी आना चाहूंगा। क्वाड यानी 4 देशों का समूह, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना और जापान। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप ने एक रिवाइवल किया था, नया किया था, लेकिन अब क्वाड जैसे मरता हुआ दिख रहा है। क्योंकि क्वाड क्यों बना था? चाइना को घेरने के लिए। लेकिन अब ट्रंप चाइना से दोस्ती कर रहे हैं, सी जिनपिंग से दोस्ती कर रहे हैं, यानी तो क्वाड का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, मीटिंग नहीं हो पाती। क्योंकि इस साल मीटिंग होने वाली थी, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे भारत, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि जो टैरिफ वार चला भारत और चाइना के बीच में, यहाँ से अमेरिका के बीच में, ये थोड़ा बहुत क्वाड को मरा दिया है। और यहाँ पर आप ये देखो ना कि क्वाड को लेकर तो बातें चली रही है। अब यहाँ पर ये लोग G2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी साउथ एशिया में चाइना राज कर ले और यूरोप की साइड तो अमेरिका है ही। हालांकि अगर बात करें इन सारे जो ये जा रहे मुद्दे, जो फोरम्स बनाए जा रहे हैं, नेटो हो, यूरोपियन यूनियन हो या फिर क्वाड हो, क्वाड जो है वो चाइना के लिए सबसे बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि जापान से उसके रिलेशंस काफी वैसे रहे। अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान और चीन का अगर बता दें तो जापान ने जो है वो कई बार ताइवान को कब्जाने की कोशिश करी, चीन के कई हिस्सों पर जापान ने कब्जा करने की कोशिश करी। हालांकि चाइना के कुछ ऐसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है और उसके बाद हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने जो बमबारी की, परमाणु दागे, तो उसको लेकर जापान कहीं ना कहीं वहां पर पिछड़ गया। लेकिन जापान जो है वो ताइवान के मुद्दे पे अभी भी चीन का जो है कहीं ना कहीं दुश्मन बना रहता है। ऐसे में जापान, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद वो सारा वो जो एरिया है ना साउथ एशिया वाला, वो काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो चीन के लिए पैदा कर रहा है। अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक, हाँ इंडो पैसिफिक में अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन जा चुके हैं,
दोस्ती यारी हो गई है, वहाँ पे ट्रेड को लेकर काफ़ी सारी बातें हो गई है कि हम तो ऐसे ट्रेड करेंगे, वैसे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर ये लोग ना अपना बेनिफिट देख रहे हैं, जैसे कि अभिषेक ने लाइन स्टार्टिंग में कही थी कि जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, हर देश अपना स्वार्थ को देखकर आगे चलता है, और यही चीज़ चाइना और अमेरिका यहाँ पर भावना करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तो बात सही कह रहे हो आप कि हर देश अपना जो है भला देखता है, अपनी भलाई देखता है, लेकिन लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र है वो हॉर्मूज बना हुआ है। तो मैं अपनी सहयोगी जो है प्रिया से जानना चाहूँगी कि प्रिया, देखिए हॉर्मूज अब आपको क्या लगता है, क्योंकि ट्रम्प लौट गए हैं और वो जो है दोहरी नीति चलते हैं, अब वो क्या पलट तो नहीं जाएंगे हॉर्मूज वाली बात पर? देखिए, ट्रम्प की जो बातें हैं बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। करीब 9 साल बाद उन्होंने चाइना का ऐतिहासिक दौरा किया और उसको G2 का नाम दिया, मतलब ग्रुप ऑफ 2 सुपर पावर्स। और आइए हम कुछ पॉइंटर्स के ज़रिए समझते हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका को व्यापार में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और वहीं ट्रम्प की चीनी यात्रा को दुनिया की राजनीति और व्यापार के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। मतलब इस यात्रा से बहुत अमेरिका को बहुत फ़ायदा होगा व्यापार में। ट्रम्प ने कहा है कि चीन ने अमेरिका से 200 बोइंग विमान खरीदने का पक्का समझौता किया और आगे 750 और विमान खरीदने का वादा भी किया है। और उन्होंने किसानों और कृषि क्षेत्रों को समर्थन देने का भरोसा भी दिया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ट्रम्प की जो बातें बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। वहाँ पे पहले उन्होंने कहा था कि वो ईरान की बातें नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने ईरान के बारे में बात करी। और जैसे ये जो बैठक इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि अक्टूबर 2025 में अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार का समझौता हुआ वो अब जाके वो उस पर बात हुई है। हाँ, मतलब ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में साउथ कोरिया में जिनपिंग जो है और ट्रम्प मिले थे, और ये टेरिफ के बाद जो थी मीटिंग थी, तो टेरिफ जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प ने आकर लगाया कि 100% लगा दिया, 125% तक टेरिफ चला गया था। हालांकि चीन की तरफ से भी सेमीकंडक्टर्स के को लेकर जो है चीन ने भी टेरिफ लगाया था, और अब डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे हैं कि 200 जो जेट्स हैं वो अमेरिका ने वो चीन ने जो है वो अमेरिका से खरीद ले। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि डोनाल्ड ट्रम्प कह तो रहे थे कि हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर पढ़ दिए जिनपिंग की कसीदे पढ़ दिए उन्होंने, बिल्कुल वहां पे तारीफें करी। और भावना, एक दिलचस्प बात ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जिनपिंग के साथ एक गार्डन घूमने पहुंचे थे, और वहां पर डोनाल्ड ट्रम्प ने ये चीज़ बोली कि मुझे ये गार्डन बहुत पसंद आया। तो जब डोनाल्ड ट्रम्प ने जिनपिंग से पूछा कि जब बाकी देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो क्या वो इस गार्डन में आते हैं, तो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने सख्त मना किया। उन्होंने कहा नहीं, आपसे पहले बस पुतिन आए थे। तो ये यहाँ पर दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रम्प दोहरी राजनीति नहीं खेल रहा है, चाइना भी यहाँ पर दोहरी राजनीति खेल रहा है। चाइना का ये कहना कि इस कंपाउंड में सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन आए थे, और चाइना और रशिया के रिलेशंस, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा मैच करती है, दोनों जो है डेमोक्रेसी से अलग रहकर चलते हैं। जाने वाले हैं। अगला दौरा जो है वो पुतिन का होने वाला है। देखिए, इशिका ने तो हमें काफ़ी दिलचस्प बातें बताई दी हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पुतिन भी जो है अगला दौरा जो है वो पुतिन का होने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर ट्रम्प जो है खुंदक के मारे पलट जाएंगे? देखिए, क्योंकि ट्रम्प पलटूबाज है, उनकी कोई बात को कोई अफसोस सीरियस नहीं लेता। पहले एक अमेरिकी राष्ट्रपति का दबदबा था, इससे पहले भी जो राष्ट्रपति रहे हैं जो कहते थे वो बात होती रहती थी। लेकिन अब ट्रम्प को जियो पॉलिटिक्स में और तमाम देश अब सीरियस लेना बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो सुबह कुछ और कहते हैं फिर शाम को कुछ और कहते हैं। तो ये चीज़ उनको सीरियस लेना, क्योंकि शुरुआत में कहते थे कि 150% टैरिफ लगा देंगे, 300% टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम मतलब राज करेंगे। लेकिन ट्रम्प को ये समझना होगा कि अब ये अमेरिका वो 1950 वाली अमेरिका नहीं है जब आप किसी को भी कुछ भी चाहे करवा लेंगे, क्योंकि अब बड़ी जो पावर्स है वो उभर रही हैं। चाइना हो गई, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ये सबसे बड़ी पावर है जो अब विश्व पे राज करने वाली हैं, अपनी दबदबा दिखाने वाली हैं। अब ईरान की हम बात पे आते हैं, पुतिन की बात पे आते हैं। आपने जैसा पुतिन के सब पे सवाल किया, क्योंकि पुतिन से अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रम्प, ज़्यादा वो उतनी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि पता है कि आज भी रसिया भले इकोनॉमी में वो पीछे हो, लेकिन उसकी जो पावर है, जो ताकत है, वो सबसे ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार है वो है रसिया के पास। और उसके अलावा भी चाहे फाइटर जेट्स की बात करें, मिसाइल्स की बात करें, आज भी पुतिन बहुत आगे है, रसिया बहुत आगे है। उसकी जियोग्राफी की देखें तो सब दुनिया में सबसे बड़ा देश है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज सब कुछ है, वो किसी देश से कुछ मांगने नहीं जाता, उसके बाद खुद है। और वहीं अगर ट्रम्प की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो जो उनकी ज़रूरती के सामान होती है वो रसिया से जाता है। तो ये पावर है रसिया का, और ये पावर है और भी देशों का। तो पुतिन खासकर डोनाल्ड ट्रम्प ये चीज़ समझ गए हैं कि अब जैसे कि हम चाहेंगे कि दादागिरी दिखा के कुछ कर ले, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए ट्रम्प
चाइना गए, और वो भी कैसे गए, एकदम झुक के नहीं, दबदबा कुछ बोलते थे, भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन जब वो चाइना गए तो ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं की। उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया ताइवान के मुद्दे पे कि व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग द ताइवान, वो पीछे मुड़ के चल गए जो कि ट्रम्प ऐसा करते नहीं है, वो पत्रकारों के हर एक सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन क्योंकि ताइवान, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शी जिनपिंग के सामने ताइवान का टॉपिक उठा ले। देखिए, ट्रम्प को ना मुझे लगता है कि अभिषेक कहीं ना वो दिखाना है कि वो जिनपिंग के बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि जिनपिंग ने आने से पहले ही ये चीज़ मना कर दी थी कि इस मुद्दे पर ना कोई भी बात मत करना, ताइवान जो है वो मेरी रेड लाइन है। यशिका, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ताइवान और चाइना का जो इतिहास रहा है वो हर कोई जानता है। ताइवान अपने आप को कहता है कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है और चाइना कहता है कि नहीं, ये हमारा पार्ट है। हमेशा से ताइवान ये कहता आया है कि हम अलग है, चीन अलग है, लेकिन चाइना ने हमेशा से ये चीज़ बोली है कि ताइवान हमारा पार्ट है। और ताइवान ज़रूरी क्यों है ये आप समझ लीजिए। ताइवान को सेमीकंडक्टर हब कहा जाता है, यानी अगर ताइवान में जरा सी भी उथल पुथल हुई तो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा तबाही मच सकती है। अब ज़रा मैं आपको पॉइंटर्स के थ्रू समझाती हूँ कि आखिर चीन ताइवान का ये मुद्दा क्या है। तो चीन जो है वो ताइवान पर अपना अधिकार जताता है और चीन जो है इसको हासिल करने के लिए आर्मी का इस्तेमाल भी करता है, यानी बल प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं करता। यानी वो साफ कहता है कि अगर कुछ भी कल को हुआ तो आर्मी यानी बल प्रयोग का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। दूसरा ये कि ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं उनका ये कहना है कि ताइवान जो है उसको आज़ादी दे देनी चाहिए, उसको इंडिपेंडेंट नेशन बोल देना चाहिए। लेकिन क्योंकि चाइना जो है वो हमेशा से कहता है कि ताइवान जो है वो चीन का पार्ट है, लेकिन ताइवान के जो राष्ट्रपति है लाई चिंग-ते वो हमेशा से ये कहते हैं कि नहीं, हम चीन का पार्ट नहीं है, हम एक संप्रभु देश है, तमाम ऐसी सारी चीज़ें। दूसरा ये कि ताइवान के मुद्दे को लेकर पहले से काफ़ी सारी बातें कही जा रही थी, क्योंकि ताइवान में यूएस की कई जो है वो आर्मी जो है वो तैनात है, यानी ताइवान को अगर कोई सिक्योरिटी देता है तो वो है यूएस आर्मी। और इस चीज़ को लेकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हमेशा से जो है वो प्रॉब्लम रही है, क्योंकि अगर यूएस आर्मी वहाँ से हटती है तो शायद चीन जो है वो ताइवान पर कब्जा कर ले। लेकिन क्योंकि वहाँ पर यूएस आर्मी है और हमेशा से चीन का ये उसकी थिंकिंग रही है कि वो कभी भी सामने से नहीं जाता है, वो हमेशा से तब जाता है कि जब सामने वाला सोच रहा हो कि हमारा सब कुछ पूरा हो गया, हम जीत गए, तब जो है चीन हमला करता है। चीन कभी भी सामने से एक्शन नहीं दिखाता है। ऐसा ही ईरान के मुद्दे पर है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि 14 अरब डॉलर के हथियार पैकेज को मंजूरी देंगे या नहीं, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अभी हम इस पर सोच नहीं रहे। यानी ताइवान को जो 14 अरब डॉलर का जो हथियार पैकेज देना था उस पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी समझ नहीं आ रहा है, हम बात करते सोचते हैं। अच्छा, ये भाना वही डोनाल्ड ट्रंप है जो ताइवान को लेकर तरह तरह की बात, जैसा कि अभिषेक ने कहा, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो बड़े बड़े बयान दे रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध रुकवा दिया, ये रुकवा दिया वो रुकवा दिया। तो ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कह रहे थे ईरान पर बात नहीं करेंगे, जो ये कह रहे थे कि ताइवान पे ज्यादा बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो चाइना है वो पहले से सोच कर बैठा था कि नहीं, ताइवान पर बात होगी। क्यों? क्योंकि चाइना ये जानता था कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, सिर्फ ट्रेड करने नहीं आ रहे हैं। जो 15 लोगों को लेकर गए थे, एलॉन मस्क को, टिम कुक को, इसलिए नहीं लेकर गए थे कि ट्रेड करने की बात, ये सब दिखावटी बातें। जो पॉलिटिक्स में हित साधने ट्रंप ईरान को ही लेकर गए थे, क्योंकि ट्रंप ये जानते थे कि अगर ईरान को नीचे दबाना है तो ताइवान का मुद्दा उठेगा। और जिनपिंग भी ये जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान को लेकर बात करेंगे, और जब ईरान को लेकर बात होगी तो ताइवान का मुद्दा भी उठेगा। अब यहाँ पर देखिए ना, एक तरफ ईरान है जिस पर अमेरिका कब्जा करने की सोच रहा है, दूसरी तरफ है ताइवान जिस पर चीन कब्जा करने की सोच रहा है। अब यहाँ से दोहरी राजनीति को समझिए कि दोनों देश किस तरीके से अपने अपने फायदे की चीजें देख रहे हैं कि अगर ईरान को छोड़ दिया तो अमेरिका का कब्जा, और अगर ताइवान वहां से हट गया तो हमारा कब्जा। तो यानी दोनों तरफ से हित साधने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। दोगलापन यहाँ पे ये भी देखिए शिका कि एक तरफ तो ये बोल दिया कि ताइवान को है हथियार नहीं देगा अमेरिका, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोला जा रहा है कि अगर चाइना को हथियार चाहिए तो वो आप हमारे से ले लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं दोहरी नीति। बिल्कुल फायदा तो देखेंगे ना, अपना फायदा देखेंगे। जिस तरीके से एलॉन मस्क बैठे थे चीनी कंपनियों के सामने, चीनी कंपनियों के मालिकों के सामने बैठे थे, बड़ी जो डील्स है, ये दिखाता है कि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। चीन को आज भी अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका को आज भी चीन की जरूरत है। ये दोनों अपने आप को सुपर पावर कहती हैं, लेकिन जब तक ये सुपर पावर आपस में ट्रेड नहीं कर लेंगी, क्योंकि टैरिफ के बाद से चीजें देखी गई किस तरीके से चीजें बदली, और ईरान युद्ध के बाद से कई सारी चीजें जो है वो चीन
के लिए बदल गई, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो चीन है वो सबसे ज़्यादा तेल जो है वो ईरान से मंगाता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से, हालांकि ईरान ने ये कहा था कि हम चाइना, रशिया और उन तमाम देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलकर रखेंगे जो ईरान की साइड हैं, जो कि अमेरिका की मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में चीन के जहाज जा जरूर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी सामने आई थी कि चीन के जहाज़ों पर भी हमला किया गया, क्योंकि वहां पर यूएस की आर्मी जो है हॉर्मूज में तैनात है। अब सबसे बड़ा घाटा जो चीन को भी है और सबसे बड़ा घाटा ईरान को भी है, क्योंकि ईरान, अगर चीन और अमेरिका एक साथ आ जाते हैं, कई मुद्दों पर जो है बातचीत हुई है, और अगर चीन और अमेरिका एक साथ आ जाते हैं तो ईरान को यहाँ पर सबसे बड़ा घाटा है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो ब्रह्मास्त्र चीन के नाम पर चलाने की कोशिश ईरान कर रहा था वो पूरी तरीके से यहाँ पर गिरता नजर आएगा। दूसरी बात कर लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का तकरीबन कई प्रतिशत तेल गुजरता है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, और ये सबसे संकरा रास्ता है, आपको बता दूं। और इसके बंद होने से ना कई देशों की अर्थव्यवस्था पर गैस की दिक्कतें आ रही हैं, तेल की दिक्कतें आ रही हैं। चीन, हालांकि चीन ये कहता है कि उसके पास एक लिमिटेड वो है कि वो चल सकता है, लेकिन कितने टाइम तक होगा वो भी। तो चीन भी अपना यहाँ पर प्रॉफिट देखने की कोशिश कर रहा है, चीन भी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा मुद्दा ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा, अभिषेक, प्रिया, भावना, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा जो था, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि परमाणु ईरान नहीं बना सकता। जेडी वेंस जब पाकिस्तान पहुंचे थे, वहां पे जो प्रस्ताव पास हुआ था, वहां पे जो प्रस्ताव दिया गया था, उसमें ईरान ने परमाणु को लेकर बात कही थी कि हाँ हम बात करेंगे, लेकिन वहां पर जो प्रस्ताव है जेडी वेंस ने खारिज कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हमने ये कहा ईरान से कि आप 20 साल तक मत बनाओ। तो ईरान ने कहा कि हम 20 नहीं, हम 5 साल तक रुक सकते हैं। उसके बाद भी अमेरिका प्रस्ताव भेजा गया था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया। खुद उन्होंने ये बात बोली थी। और अब मैं आपको बता देती हूँ, चाइना ने ये साफ बोल दिया है कि ठीक है, चाइना और अमेरिका दोनों इस चीज से एग्री कर रहे हैं कि हाँ, रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि चाइना और अमेरिका दोनों इस चीज से एग्री कर रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो जिनपिंग है वो दोहरी राजनीति खेल गए कि पहले के बयान देखे आपने उनके, और अब के बयान देख लीजिए। तो ट्रंप के चीन पहुंचने से ये फर्क, जितना चीन को फायदा है उतना अमेरिका को भी फायदा है। यानी ये दोनों देश अपने अपने फायदे देख रहा है। ईरान को किसी की नहीं पड़ी, ईरान की किसी को नहीं पड़ी है। हाँ, तो इसलिए तो कहीं नहीं ग्रुप ऑफ ट्रू बन रहा कि वो दोनों अपने अपने जो है फायदे ढूंढ रहे हों, और इसलिए ग्रुप ऑफ टू बना दिया हो, G2 बना दिया हो, ताकि कहीं ना कहीं जो है G7 को इस बात से धक्का लगे, ब्रिक्स को इस बात से धक्का लगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जो अमेरिका ने आज से नहीं 1947 से 50 से जो उसने फॉरेन पॉलिसी सेट की थी, जो बनाई थी, वो आज ट्रंप ने पूरी तरीके से बिखार दिया है, तोड़ दिया है। यानी अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा साझेदार था, चाहे वो हथियार देना हो, चाहे सब कुछ देना हो। लेकिन आज ट्रंप अपने मागा से, अपने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिटिक्स से, जो अमेरिका कहते हैं ना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना चाहते हैं। लेकिन कैसे बनाना चाहते हैं? आप अपनी ही फॉरेन पॉलिसी को एकदम तबाह कर दिया है, क्योंकि अमेरिका अपने साझेदारों को कभी छोड़ता नहीं था। लेकिन आज अमेरिका जिस तरीके से राजनीति कर रही है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति, ये पर्सनल राजनीति है, ये इनके ईगो का है। क्योंकि आज ताइवान को वो हथियार देने से मना कर रहे हैं। सोचिए, ताइवान से, क्योंकि G2 की जब बात होती थी तो वो कहते थे कि आप पूरा ये जो साउथ एशिया का रीजन है, इंडो पैसिफिक है, आप उधर देखिए, हम यूरोप को देखेंगे। क्योंकि पता है, क्योंकि अमेरिका यूरोप को एज अ छोटा भाई ट्रीट करता है, और यूरोप भी ऐसा ट्रीट करवाता है। क्योंकि अभी जब इससे पहले मीटिंग थी लेकर के, जितने बड़े देश थे, यानी जर्मनी के चांसलर थे, या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, सब गए थे अमेरिका में और दरबारी लगाए थे। यानी ट्रंप साहब एकदम बॉस वाली कुर्सी पर बैठे हैं, 5 जो बड़े पावर हैं वो कुर्सियों पे बैठी थी। तो ये ट्रंप की जो सोच है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि ताइवान आज से नहीं, बल्कि अमेरिका पिछले 70 सालों से सपोर्ट करता आया है। लेकिन आज यही डोनाल्ड ट्रंप ताइवान को कह रहे हैं कि हम चाहें तो 50% ज़्यादा चिप बना सकते हैं, लेकिन ताइवान ने हमारा बिजनेस छीन लिया। सोचिए, वही ताइवान जो अरबों डॉलर का हथियार खरीदता है अमेरिका से, वही ताइवान जिसने आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे अगर चीन से युद्ध होता है। लेकिन अगर इशिका, आपने जो ताइवान और ये अमेरिका को उठाया, अगर चाइना कभी ताइवान पे आक्रमण करता है, तो ये पूरा जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा मैप के थ्रू, अगर ये चाइना है, ये ताइवान है, अगर चाइना ताइवान को हथियाना चाहता है, तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 देश नहीं टकराएंगे, बल्कि इसके अलावा जो यहाँ पे जापान है, नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है, जो आसपास
के देश हैं, खासकर फिलीपींस वगैरह, इन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जब साउथ चाइना सी में जाके दादागिरी दिखाता है कि नहीं ये इलाका पूरा मेरा है, पूरा साउथ चाइना सी हमारा, जैसे उन्होंने नेपाल को कहते हैं कि मेरा है, अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं मेरा है, ये देश मेरा है, तिब्बत को हथिया लिया। तो इसकी जो मतलब चाइना को बहुत बड़ा करने की कोशिश है, खासकर चाइना की जो ये पार्टी है, ये आज से नहीं बल्कि 1950 से ही राज कर रही है, पूरी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। लेकिन यहाँ की जो चाइना की जो कम्युनिज्म है वो बहुत थोड़ी और देशों से बिल्कुल अलग है। अच्छा, और इसमें ना सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर, क्योंकि ताइवान का इतिहास भी इस तरीके से ही रहा है कि यहाँ पर नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर्स जो है वो आकर बसे थे, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो शुरू से, माओ जेडुंग की पार्टी शुरू से जो है कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में राज कर रही है। क्योंकि यहाँ पर ये था, चाइना में नेशनल और कम्युनिस्ट के बीच में झगड़ा था। नेशनलिस्ट ये कहते थे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, और कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती थी कि नहीं, जनता के हाथ में कुछ नहीं होगा, जो होगा सरकार तय करेगी। और यहाँ पर जो ताइवान था, यहाँ पर जब शंघाई में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे और जब नेशनलिस्ट को भी मारा गया, कम्युनिस्ट को भी मारा गया, तो उस दौरान जो जापान था उसने इस एरिया में जो है कब्जा करने की कोशिश की थी, चाइना के इस एरिया में कब्जा कर लिया। हालांकि वो अलग बात थी कि जापान पे उस दौरान परमाणु बम गिरा दिए गए थे, तो वो यहाँ से हट गया। लेकिन उस दौरान कम्युनिस्ट ने जो रूस के साथ, क्योंकि देखिए माओ जेडुंग कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, इन लोगों की रूस से आइडियोलॉजी मैच करती थी, क्योंकि रूस में भी डेमोक्रेसी नहीं है, और सेम चीज जो थी वो चाइना में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में जब रूस का साथ हुआ, नेशनलिस्ट को लेकर काफी सारी चीजें हुई, तो उस दौरान बोलना चाहूंगा, देखिए चाइना को चाइना किसने बनाया है? अमेरिका ने बनाया है। पहले चाइना के पास कुछ नहीं था, पहले भारत हमारा देश चाइना से बहुत आगे था। चाइना 1957-58 के समय में भूखे मर रहे थे लोग, खाने के पैसे नहीं थे। लेकिन आज चाइना जो सुपर पावर बनने की ओर है, इसका सबसे बड़ा देन है अमेरिका का देन है। अमेरिका ने क्या सोचा कि चलिए हम यहाँ पे भी फैक्ट्रीज लाएंगे और एजुकेशन लाएंगे और शिक्षा लाएंगे और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, CEO बनेंगे, और यहाँ से जब लोग जागृत होंगे, नॉलेज बढ़ेगा, तो वो डेमोक्रेसी की ओर जाएंगे। क्योंकि देखो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थियरी है कि डेमोक्रेसी कंट्री एंड डेमोक्रेसी कंट्री दे नेवर फाइट। देखिए ये ट्रम्प मैंने तोड़ दिया ये चीज़, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं लड़ते। खासकर अगर पाकिस्तान इंडिया का एक अपवाद है, क्योंकि पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ पे आर्मी का ही शासन है, तो पाकिस्तान एक अपवाद है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उन्होंने ये बात बोली है। लेकिन जो ट्रम्प ये जो खेल खेल रहे हैं, खासकर चाहे इंडिया हो चाहे जापान हो, क्योंकि अगर बात करें यूरोप और जापान, अमेरिका के छोटे भाई जैसे हैं, वो मानते हैं, खासकर ट्रम्प सेकंड से पहले, क्योंकि जो अमेरिका की विदेश नीति बनी है वो इन लोगों को एक मिल करके बनी है। क्योंकि अगर जापान पे आक्रमण होगा तो अमेरिका पे आक्रमण मारा जाएगा, अगर यूरोप के किसी देश पे आक्रमण होगा तो अमेरिका पे आक्रमण मारा जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प आज खुद यूरोप से लड़ रहे हैं, जापान से लड़ रहे हैं। जापान ने एक बात बोली थी, अगर चाइना कभी भी ताइवान को हथियाने की कोशिश करेगा तो जापान सीधा कूदेगा मैदान में। यानी अगर कुछ चाइना करता है तो इसका असर ताइवान, फिलीपींस और भारत पे भी पड़ सकता है। तो ये ट्रम्प की जो राजनीति है ये बेहद ही जटिल है, इसको कोई भी समझ नहीं सकता वो कब क्या फैसला लेने इसी का। ये बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर नहीं समझ पाते हैं। चीज याद आ रही है, आपने यहाँ पर जापान का जिक्र किया, क्योंकि कि जापान पर अगर हमला होगा तो अमेरिका कहता है कि मुझ पे हमला होगा। हालांकि नेटो के आर्टिकल 5 में ये चीज मेंशन है कि नेटो के किसी भी देश पे अगर हमला होता है तो वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा, सब पर हमला माना जाएगा, उस आर्टिकल 5 में ये है। जापान को लेकर ये जो थ्योरी है कि अगर जापान पे हमला हुआ तो फिर उसके बाद अमेरिका पर ये हमला माना जाएगा। आप अभिषेक, एक सवाल यहाँ पर आता है कि जापान पर परमाणु किसने फेंका? अमेरिका ने फेंका था। तो यहाँ पर अमेरिका की इस बात को किस तरीके से हम वो कर सकते हैं, कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ बात डोनाल्ड ट्रंप की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात अमेरिका की हो रही है। अमेरिका ने एक दौर था जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु फेंका था। उसके बाद आज भी वहाँ के लोग जो है इस चीज़ से सफ़र करते हैं, आज भी वहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब ऐसे में अमेरिका ये कह रहा है कि हम जापान के सगे हो जाएंगे। अमेरिका ताइवान का सगा नहीं हो पाया, अमेरिका साउथ कोरिया का सगा नहीं हो पाया। मैं बोला इस पे कहूँगा, देखिए अमेरिका में इससे पहले जो थिंकर आए हों, चाहे वो जॉर्ज मर्साइमर हो चाहे जोसेफ नाई हो, वहाँ पे जो थिंकर हैं वो अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी, ओनली इज नेशनल इंटरेस्ट। यानी अगर देश का हित उसमें है तो वो चीज़ अमेरिका करता है। और अमेरिका में डीप स्टेट कि उसके लिए आज से 100 साल बाद क्या उसके लिए अच्छा हो सकता है, क्या उसके लिए क्या कोई देश जो आगे बढ़ रहा है वो क्या नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिका को, ये सब चीज़ें वहाँ की डीप स्टेट, वहाँ के जो पॉलिटिकल थिंकर है ये सब चीज़ नोटिस करते हैं। और यही सारी चीज़ों को देखते हुए ईरान पर जो है वो हमले करने की जो है वो सारी चीज़ें अमेरिका ने की थी। क्योंकि आप देखिए ना, ईरान इसराइल का जो है वो वॉर चल रहा था। इसराइल ये कह रहा था कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती को ईरान सपोर्ट करता है और वो इसराइल की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि इसराइल ये कहता है कि हमने बरसों से लड़ाई लड़ी है इस चीज़ की, और खाड़ी में इसके
आप दोनों की जो जुगलबंदी है, आप तीनों की जुगलबंदी है, वो काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन इसी के बीच में जो मेरे भी है ना क्वेश्चनों का एकदम भूचाल आ रहा है। तो इस बीच में मेरे दिमाग में जो है एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि देखिए, अगर इन केस अगर जो है अमेरिका ने मान ली जिनपिंग की बात और यहाँ जंग रोक दी, ईरान से जंग रोक दी, तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका और जो उसकी इजराइल की दोस्ती है उस पर भूचाल आ जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि लगातार नेतन्याहू ये कहते रहे हैं, लगातार उन्होंने ये बात बोली है कि ईरान जो है वो आतंकवादी गुटों को पनाह देता है, इजराइल, हमास, हूती, ये सब लोग हमला करते हैं, इजराइल की संप्रभुता के जो है वो खिलाफ है और लगातार ये हमले करते हैं। और दूसरी बात ये कि अमेरिका जो है वो, ये युद्ध ईरान और इजराइल का था, लेकिन अमेरिका इसमें इजराइल की साइड से कूदा, सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद अब अगर अमेरिका हमले रोक देता है, सारी चीज़ें हो जाती है, तो नेतन्याहू को इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। और सिर्फ नेतन्याहू को नहीं, बल्कि सऊदी भी ये चीज बोल रहा था, सऊदी ने भी ये चीज कही थी कि ईरान पर हमले मत रोको। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान जो थे, उन्होंने अमेरिका से बातचीत में, ये जो बातचीत हुई थी, रिपोर्ट्स जो दावा करती है, कहा था कि ईरान पर हमले मत रोको, ईरान खाड़ी में तबाही मचा देगा। और सेम जो है वो इजराइल की तरफ से कहा गया था। नेतन्याहू हमेशा से ये कहते हैं कि इजराइल के लिए कोई देश नहीं आता, इजराइल ने अपनी आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया है, फिर चाहे गाज़ा पट्टी में जो है वो वहाँ पर हमले हो रहे हो, लेबनान में हिजबुल्ला से इजराइल लड़ रहा है, और दूसरी तरफ ईरान को लेकर जो है वो सारी चीज़ें इजराइल ने की थी। लेकिन अब यहाँ पर भावना ये देखने वाली बात है, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने फ़ायदे के लिए, अमेरिका के फ़ायदे, क्योंकि यार देखो, हर उसके लिए ना, हर देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उसके लिए उसका देश पहले है, दूसरे देश का याराना बाद में है, उसके लिए उसका देश पहले, क्योंकि अमेरिका में अब खुद जो है विद्रोह की आंधी देखने को मिल रही है। वहां पे लोग खुद कह रहे हैं कि हमें क्या जरूरत थी इस युद्ध में आने की, हमारा तो कोई लेना देना नहीं था। आप दोस्ती के लिए इजराइल के साथ गए, वो चीज अलग थी, आप आतंकवाद के लिए गए, आप अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वो सारी चीजें अलग थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, और जवाब भी आने वाला समय देगा, कि इजराइल अगर अमेरिका हमले रोकता है तो इससे नेतन्याहू क्या करेंगे, क्या नेतन्याहू कोई बड़ा स्टेप उठाएंगे? क्योंकि इस वक्त खाड़ी में इजराइल और अमेरिका की जो जुगलबंदी देखने को मिल रही है, वो ईरान के लिए भी सरदर्द है, और ईरान और चीन का जो मिल रहा है, हालांकि चाइना यहाँ पर पलट गया है, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इजराइल और नेतन्याहू अब आगे क्या करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और बड़े बड़े बयान वो देने वाले हैं, मुझे लग रहा है। देखिए, ये तो हमारे सहयोगियों की राय थी, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और ज़रूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो वॉर रूम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।